तो हम बात कर रहे थे कालीबंगा सभ्यता की। तो कालीबंगा जो सभ्यता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि वह नगर कैसा था, कितने टीले मिले थे, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और क्या विशेषताएं उसकी, तो देखो, कांस्य युगीन सभ्यता। कालीबंगा कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका मतलब है इसमें कांसा काम में लिया गया था। तो सिंधु घाटी हो गई ना, सिंधु घाटी का ही तो पार्ट है। और सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता है क्योंकि इसके अंदर कांसा उपयोग में लिया गया था। तो इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी खुद कांस्य युगीन है। तो कांसा बनता किसका है? तो कांसा बनता है तांबा प्लस रांगा। तांबा और रांगा से बनता है, यानी कि मैं कहूं तो अंग्रेजी में कॉपर प्लस टिन, रांगा यानी टिन, इनसे बनता है। तो कांसा धातु के औजार यहां पर मिले, कांसा काम में लिया जाता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन, जिस सभ्यता में कांसे का प्रवेश हो चुका था उसे कांस्य युगीन कहते हैं। यहां सबसे ज्यादा जो औजार बनते थे, सर्वाधिक औजार, वो सर्वाधिक औजार होते थे तांबे के। सर्वाधिक औजार, सर्वाधिक औजार थे, वो सर्वाधिक औजार तांबा के थे, तांबे के बने। देखो कांसे का प्रवेश हो चुका है लेकिन ज्यादा यूज तांबा ही धातु के औजार ले रहे हैं। यहां से हमें एक तांबे की क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, तो यहां बहुत सारी ताम्र सामग्रियां, सबसे ज्यादा तांबे का ही प्रयोग कर रहे थे धातु में, औजार में। तो तांबे की कुल्हाड़ी है, तांबे की कुल्हाड़ी यहां से प्राप्त हुई है, मेन बता रहा हूं मैं। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, तांबे की पिने प्राप्त हुई है। कोई खास बात नहीं है, यहां से कोई क्वेश्चन बनने के चांस कम है। तांबे की पिन प्राप्त हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है तांबे का बेल प्राप्त हुआ है यहां पर। तांबे का बेल, बेल यानी वृषभ, वृषभ यानी बुल। तांबे का बेल प्राप्त हुआ है। और उस बेल की ये चीज हो रहा है कि उसकी धड़ है ना, वो अलग भी हो सकती है आवश्यकता अनुसार और वापस भी लग सकती है। उसके अलावा यहां पर कांस्य का दर्पण प्राप्त हुआ है, कांस्य का दर्पण, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कांस्य का दर्पण प्राप्त हुआ है, कांसा धातु का, और यह एक कब्र में प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि यह शवों के साथ में कुछ दफनाते थे। ऐसा ही कुछ लग रहा है जैसा कि मिस्र के पिरामिड है, उस टाइप का। नोट, इन लोगों को लोहे धातु की जानकारी नहीं थी। नोट, लोहे धातु की जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता में लोहे का प्रवेश नहीं हुआ था। ये सिंधु घाटी तो है और आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का प्रवेश नहीं था, लोहे की जानकारी नहीं मिली क्योंकि इन लोगों को लोहे धातु की जानकारी नहीं थी। अब बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की। इनका आर्थिक जीवन कैसा था? एग्जाम में जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं इनके आर्थिक जीवन के बारे में। देखो तो इनका मुख्य रूप से जो पैसा हुआ करता था वो कृषि थी। पैसा जो था, पैसा था इनका, वो था कृषि। पैसा इनका कृषि हुआ करता था। पैसा कृषि, लेकिन विशेषकर व्यापार आधारित था। कृषि भी था लेकिन वो व्यापार आधारित था। तो मेन आपसे पैसा पूछे ना तो आप तो कृषि बताना, लेकिन व्यापार ज्यादा करते थे ये। कृषि की बात आ गई तो कृषि की बातें आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है क्योंकि एग्जाम में बड़े जटिल क्वेश्चन आते हैं इनकी कृषि से। तो पूरा थोड़ा सा मैं बात बता रहा हूं, उसको पूरा ढंग से समझना। जूते हुए खेत के प्रमाण मिले यहां से। क्या मिले? जूते हुए खेत के प्रमाण, जूते हुए खेत के प्रमाण, यानी कि जो खेत है वो जोता गया है। जूते हुए खेत के प्रमाण यहां से मिले हैं। विश्व में ये सबसे प्राचीन प्रमाण है जूते हुए खेत के। विश्व में
सबसे प्राचीनतम प्रमाण जूते हुए खेत के। जूते हुए खेत का मतलब है कि जो खेत है उन खेत में जो निशान होते हैं, जब खेत जोतते हैं तो खेतों में ऐसे निशान हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं जूते हुए खेत के निशान। और ये जो खेत जोता गया था, ये जोता गया था, आपसे पूछे किस ओर तो आप बता सकते हो कि ये शहर किस ओर था। नदी से पूछे तो घग्गर नदी के बाईं ओर मिले हैं, बाईं तट पर। तो शहर ही बाईं ओर ही था तो बाईं ओर ही मिलेंगे ना। अब मैंने शुरू में बता दिया था कि कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के बाईं ओर स्थित है, तो ये खेत भी बाईं ओर ही होगा। उसके अलावा इसकी लोकेशन और पूछी जा सकती है। तो जो नगर था, नगर का जो परकोटा था, चारों तरफ जो दीवार थी, उसके बाहर ही होगा ना ये। मैंने आपको नगर बताया था कि पूर्वी टिल्ले में नगर मिला है और पश्चिमी टिल्ले में दुर्ग मिला है, जिसमें 2 पहाड़ थे। ये जो खेत के निशान मिले हैं ये इस नगर से बाहर मिलेंगे, क्योंकि खेती बाहर होगी तो यहां मिले हैं ये। इस दिशा को कहते हैं दक्षिण पूर्व दिशा, यहां पर मिले हैं ये। तो जो पूछ सकते हैं कि ये किस ओर मिले हैं, 4 लाइनों में ये एक बार पूछा भी गया है। तो नगर परकोटे के बाहर, नगर, ये निशान मिले हैं जो नगर खेती के, नगर परकोटे के बाहर, नगर के दक्षिण पूर्वी ओर, दक्षिण पूर्वी ओर। तो दक्षिण पूर्वी ओर ये निशान मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो निशान मिले हैं, इसमें एक चीज अपन को और देखने को मिली कि यहाँ पर ग्रिड पैटर्न बनाया गया है, वो अपन को मिला है। ग्रिड पैटर्न की धारियां प्राप्त हुई है, धारियां प्राप्त, लाइनें जो प्राप्त हुई है, ग्रिड पैटर्न के निशान मिले हैं। और उसमें भी क्या है, 2 तरह के निशान है, इसमें 2 प्रकार के निशान है, 2 प्रकार के निशान, 2 प्रकार के निशान है। तो वो कहीं ना कहीं दोहरी खेती के प्रमाण है, वो कि एक साथ यहां पर 2 खेती होती थी, दोहरी खेती के प्रमाण। ये दुनिया के प्राचीनतम साक्ष्य हैं अपने खेती के, और उनमें भी क्या है, दोहरी खेती के प्रमाण मिले हैं कि एक साथ 2 खेती, गेहूं और जौ हो सकती है। इतिहासकार बताते हैं कि गेहूं और जौ वो हो सकते हैं जो ये 2 खेती एक ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि 2 अलग अलग प्रकार की धारियां मिली हैं, उनमें विशेष अंतर पाया गया है। ठीक है, कुछ गैप दे दे के बनाई गई है। इसका मतलब है इन्होंने क्या किया था, 2 फसलें ली थी, ये अपन को जानकारी मिलती है। इससे अपन को एक जानकारी और मिलती है कि इनका खाद्यान्न है वो मुख्य रूप से शायद गेहूं और जौ हो सकता है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। इनका पूछे कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनका प्रमुख खाद्यान्न, तो प्रमुख खाद्यान्न क्या था इन लोगों का, आर्थिक जीवन के अंदर बात कर रहे हैं प्रमुख खाद्यान्न, तो इनका खाद्यान्न था गेहूं और जौ। गेहूं और जौ इनका प्रमुख खाद्यान्न था इन लोगों का। यहां से हमें अगर बात करें व्यापार की, तो व्यापार की कई जानकारियां यहां से मिली हैं। ठीक है, इसमें हमें व्यापार का एक अपन को जानकारी मिली है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर। देखो यहां की मोहरें चौकोर थी और मेसोपोटामिया की जो मोहरें थी वो बेलनाकार थी, और उस बेलनाकार मोहर पर उनकी लिपि लिखी हुई होती थी मेसोपोटामिया में। जैसे आपने देखा कि यहाँ के लोगों की चौकोर हुआ करती थी मोहर, और इनकी बेलनाकार मोहर यहाँ से अपन को प्राप्त हुई है। उसके अलावा अपन देखें तो यहाँ पर ऊंट यातायात के लिए काम में लिया जाता होगा, क्योंकि ऊंट के अस्थि पंजर मिले हैं, ऊंट के अस्थि पंजर मिले हैं, ऊंट के अस्थि पंजर मिले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हड्डियां मिली है, इसका मतलब है ऊंट यातायात के लिए काम में लिया जाता था। यहाँ पर घोड़े की जानकारी नहीं मिली है, घोड़े की जानकारी नहीं,
तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रवेश नहीं हुआ था। पूरी सिंधु घाटी के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी, लेकिन यहां पर अब अवशेष प्राप्त कर लिए गए हैं, ऊपरी स्तर पर जानकारी मिली है। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर मिली भी है और आप कह रहे हो नहीं भी मिली है, क्या करें? देखो, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की जानकारी नहीं थी, घोड़ा उसमें नहीं था, क्योंकि वहां पर न तो घोड़े का कोई चित्र मिला, न कुछ और मिला, ना घोड़े की कोई आकृति मिली अपन को। जैसे कालीबंगा में बहुत सारे जानवरों की आकृतियां मिली है, लेकिन घोड़े की कोई आकृति नहीं मिली, मिट्टी की बनी हुई। तो इसका मतलब है घोड़ा ये सिंधु घाटी के लोग जानते ही नहीं थे। लेकिन अभी ऊपरी स्तर पर अवशेष प्राप्त कर लिए गए घोड़े के, जैसे कि सुरकोटड़ा में भी घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, सुरकोटड़ा गुजरात के अंदर। इसी प्रकार से यहां पर भी घोड़े के अवशेष ऊपरी स्तर पर प्राप्त हुए हैं। रणगुंडई से भी घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान में है रणगुंडई, जो सिंधु घाटी का केंद्र है। कहीं ना कहीं घोड़े का प्रवेश हो चुका था। लेकिन आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि कालीबंगा के लोग कौन से पशु से अपरिचित थे, तो आप घोड़ा बता देना, ऐसे पूछे तो। और सत्य असत्यों की लाइनों में आए कि यहां घोड़े के अवशेष मिले हैं तो सत्य है वो, तो वो सत्य बताना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। विनिमय का साधन क्या था? व्यापार करते थे, तो विनिमय किस किस से करते थे? आर्थिक जीवन पढ़ रहे हैं अपन, ऊंट ले जाते थे, घोड़ा नहीं था। विनिमय का साधन क्या था? तो विनिमय का साधन था वस्तु विनिमय, लेन देन, वस्तु दो वस्तु लो। सिक्के का प्रचलन इस समय तक हुआ नहीं था, सिक्के का प्रचलन नहीं, तो सिक्के का कोई प्रचलन यहां पर नहीं था। अब अपन बात करें यहां के मृद भांडों की, बर्तन कैसे थे? मृद भांड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। मृद भांड अच्छी तरह से देख लेना, मिट्टी के बर्तन, मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन होते थे, पहला तो रंग देख लो, रंग होता था उनका लाल या गुलाबी, लिखा जाए तो भी गलत नहीं है, गुलाबी टाइप का लाल क्या होता था? रंग होता था। उसके अलावा जो होता ऐसा था बर्तन, जो बर्तन होता था उसमें क्या था कि ये लाल रंग का होता था, बर्तन लाल था, लेकिन उस पे धारियां है वो काले रंग की होती थी। ये धारियां डिजाइनें जो होती थी, तो बर्तन होता था वो तो लाल रंग का होता था, ठीक है, बर्तन लाल रंग का है, धरातल बर्तन का धरातल है, मृद भांड का जो धरातल है वो लाल रंग का है। और काली, कई जगह एक के दुखे सफेद धारियां भी हैं, काली धारियां ज्यादा काम में ली गई है। काली ज्यामितीय धारियां यानी लाइनों वाली, टेढ़ी मेढ़ी त्रिभुज, ज्यामितीय मतलब गणित वाली, त्रिभुज और वो आकृतियां होती है ना, वर्गर, उस प्रकार की डिजाइन है। बस इस प्रकार की दे दी, ये पैटर्न आ गया डिजाइन में, तो अलग अलग पैटर्न, तो ये ज्यामितीय धारियों, धारियां। सफेद भी काम में ली गई है, ऐसा नहीं है, काली व सफेद, पर सफेद कम है, ठीक है, वह सफेद भी लिख लो चाहिए। काली बहुत ज्यादा है, काली सफेद ज्यामिति जो है वो अलंकरण, ज्यामिति अलंकरण होता था, यानी कि मैंने बता दिया आपको कि ये लाइनें ऐसे खींची हुई रहती थी। उसके अलावा पहली चीज लाल रंग, दूसरा सफेद व काली ज्यामिति अलंकरण, और कुछ बर्तन ऐसे थे जिन बर्तनों पर पशु पक्षियों का भी, फूल पत्तों का भी अलंकरण था, फूल पत्तों का भी अलंकरण था। तो इस प्रकार कईयों पे जानवर भी बनाए हुए थे, इस प्रकार के यहाँ के मर्दबांड थे। तो ये चीज, इस प्रकार के मर्दबांड आपको ध्यान में रखना होगा।
लाल व गुलाबी रंग के थे ये मृदभांड। अब मृदभांडों को आप अच्छी तरह से समझ जाना, जब भी लाल और गुलाबी आए तो इसका मतलब है वो मृदभांड कहाँ की बात हो रही है, वह बात हो रही है कालीबंगा की। और ये विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की थी। एक अलग प्रकार से आपसे पूछा जाए कि भाई कोई और सभ्यता में लाल और गुलाबी टाइप के मिल जाए, तो आप समझ जाना कि वो पक्का बात किसकी हो रही है, वो सिंधु घाटी सभ्यता की हो रही है। यानी कि वो क्षेत्र कहीं ना कहीं कालीबंगा के समकालीन रहा है। तो ऐसे बर्तनों से देखो, वास्तव में ये जो लिखा गया है ना, ये जो भी कालक्रम निर्धारित किया गया है कि कौन सा किसके समकालीन है, 7 का है, इसमें ये मृदभांड है, ये बहुत बड़ा योगदान दिखाते हैं, बहुत ज्यादा योगदान मृदभांड करते हैं। बिल्कुल। सामाजिक जीवन की अगर अपन बात करें, अब इनका सामाजिक जीवन कैसा था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनका सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन की अगर हम इनके सामाजिक जीवन की बात करें कि सामाजिक जीवन इनका किस प्रकार का था, तो सामाजिक जीवन में इनका जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करता था। मात्र सत्तात्मक परिवार। मात्र सत्तात्मक परिवार का मतलब है कि घर में माता की सत्ता चलती थी, घर को माता ही हैंडल करती थी। किस प्रकार से माता हैंडल करती थी? क्योंकि घर के अंदर माता का इसलिए वर्चस्व था क्योंकि पिता व्यापारी था, नगर के लोग थे। पिता कहीं बाहर जाता था तो घर को कौन संभालती थी? माता ही संभालती थी। तो परिवार होता था वो मात्र सत्तात्मक होता था। यहां पर अगर अपन बात करें इनके समाज की, तो अंतिम संस्कार करने के भी अलग अलग तरीके चलते थे। तो यहां पे जो अंतिम संस्कार होता था उसके भी अलग अलग तरीके होते थे। अंतिम संस्कार के भी कई तरीके अंतिम संस्कार के यहां पे होते थे। देखो, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार करने के 3 प्रकार थे यहां पे, 3 प्रकार। एक था आंशिक शवादान। इसमें क्या होता था कि जो शव होता था उस शव को जंगल में छोड़ के आ जाते थे। विशेषकर एक जंगल में गड्ढा करते थे, उस गड्ढे में उस शव को लेटा देते थे। जानवर वगैरह आते थे, उसको खा जाते थे, जो कुछ बचता था फिर उसको ही दफना देते थे। तो ये तो होता था आंशिक शवादान। शव को जंगल में छोड़ के आ जाते हैं, शव को जंगल में छोड़ते हैं और जो बच जाता उसे दफनाते हैं। एक तो फॉर्मूला ये था इनका, इसे कहते हैं आंशिक, यानी जो बचा कुचा था उसको ही दफनाया, तो ये आंशिक कहलाता है। नंबर 2, पूर्ण शवादान। पूर्ण शवादान में क्या था कि पूरे के पूरे शव को ही दफना देते थे, शव को दफनाते थे, शव को दफनाते थे। और मैंने आपको यहां पर कब्रों में बताया भी था कि कब्रें यहां बनती थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि शव के साथ में जो कांसे का दर्पण भी प्राप्त हुआ था। उसके अलावा तीसरा था कलश शवादान। कलश शवादान का मतलब है कि शव को जलाते थे, जला के उन हड्डियों को कलश में डालते थे, फिर कलश को दफना देते थे। तो शव को जलाकर कलश में डालते, जलाने का भी रिवाज था यहां पर, जलाकर कलश को दफनाते थे, कलश में डालकर दफनाते थे। तो यहां पर यह फॉर्मूला भी चलता था। यहां की जो कब्रें थी, कब्र में मृदभांड भी मिला है, मिट्टी के बर्तन भी कब्र के अंदर रखे हुए मिले हैं। उसके अलावा कांस्य का दर्पण भी मिला है कब्र में। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें दिखाती है कि ये शवों के साथ बर्तन वगैरह ये भी रखते थे, ठीक है, कुछ सामग्रियां भी रखते थे। कहीं ना कहीं ये मिस्र के पिरामिड जो हैं, जहां पर राजा के मरने के बाद दफनाते थे और उसके साथ बहुत सारी सामग्री रखते थे, उसी टाइप का कुछ यहां पर रहा होगा। यहां पर एक युग्म शवादान मिला है,
एक युग्म समाधान मतलब है जोड़े को दफनाने के साक्ष्य हैं। हो सकता है वो जोड़ा जो है वो पति पत्नी हो, ये कहीं ना कहीं सती प्रथा का प्रमाण है, सती प्रथा का प्रमाण। हो सकता है कि यहां का कोई राजा रहा हो, ठीक है, वो राजा मर गया हो और उसको मरने के बाद जब उसको दफनाया गया हो तो उसकी पत्नी ने भी, उसने भी अपने प्राण त्याग दिए हो और उसको भी साथ में दफनाया गया हो, कहीं ना कहीं वो सती हो गई हो। ऐसे ही प्रमाण हमें लोथल से भी मिले हैं। लोथल में हमें ज्यादा युग्म समाधान मिले हैं। कालीबंगा में तो एक ही जोड़ा युग्म समाधान का प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ विद्वान कह रहे हैं ये सती होने का प्रमाण है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक जोड़ा मिला है जिसमें पुरुष और महिला को साथ में दफनाया गया है। उसके अलावा यहां से अगर अपन देखें तो और क्या क्या चीजें, यहां सामाजिक जीवन का थोड़ा सा अध्ययन करें तो यहां एक हाथी दांत की कंघी मिली है। बालों को संवारने वाली जो कंघी होती है वो हाथी दांत की मिली है यहां से। उसके अलावा यहां से कुछ जैसे एक अपन कह सकते हैं एक व्याघ्र, व्याघ्र की अंकन वाली एक मोहर भी मिली है, मुद्रा टाइप में व्याघ्र के अंकन की मोहर भी मिली है। व्याघ्र यानी चीता, उसका भी अंकन किया गया है और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके इतना उसको नहीं देखना है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ मिट्टी का काम होता था जिसे कहते हैं टेराकोटा, ठीक है, तो टेराकोटा मिट्टी के काम की कुछ चीजें मिली हैं यहाँ पर, वो देख लेते हैं। सामाजिक जीवन में कौन कौन सी सामग्रियों का ये उपयोग करते थे, तो ये टेराकोटा, मिट्टी का काम को टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा, टेराकोटा में शंख, शंख जो शंख जानते हो वो, उसके अलावा सेलखड़ी, सेलखड़ी जो पत्थर है उसकी चूड़ियां मिली हैं यहाँ। चूड़ियों का उद्योग बढ़िया था यहाँ पे कालीबंगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ चूड़ियां वगैरह मिली है। टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई, ठीक है, ये मिले हैं यहाँ पर। उसके अलावा टेराकोटा में अगर अपन देखें तो मिट्टी का बना हुआ बालकों के खेलने का मिट्टी का गाडुलिया भी मिला है, बालकों के खेलने का मिट्टी का गाडुलिया, मिट्टी का गाडुलिया भी मिला है, ठीक है। गाडुलिया मतलब है कि बच्चों का होता है, ये पहिए लगे हुए होते हैं, पहिए, और उसके अलावा यहाँ पर दो बेल टाइप में से हैं, उन बेलों का इस प्रकार से पहिया गाड़ी है, तो यहाँ पे वो बेल बने हुए हैं। और इस प्रकार का गडुलिया बच्चों के धागों से खींचने के लिए बच्चों का गडुलिया यहाँ से मिला है, टेराकोटा का बना हुआ। यहाँ से हमें बच्चों को दूध पिलाने वाले, दूध बालकों को, बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल का दो, दूध पिलाने वाली वाली बोतल मिट्टी की है, या मैं ये कहूं, इसको मैं ये कह सकता हूं टेराकोटा का नाली युक्त जो है। और इसमें क्या है, एक सिस्टम है कि इसमें गाय है ना, गाय, गाय गोमुख, गाय का मुख यानी गोमुख, गोमुख आकृति वाला, गोमुख आकृति वाला प्याला, बस यही है वो बोतल। क्या है ये प्याला, किस टाइप का है, जैसे ये प्याला है, ये प्याला हो गया, ठीक है, इस प्याले के आगे ऐसे नली लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर नली के आगे यहाँ गाय का मुख की डिजाइन है ये, तो इस प्रकार का है ये, ठीक है। इस प्याले में दूध डाला जाता होगा, यहाँ बच्चे को नली में मुंह दिया हो जाता होगा, और यहाँ गाय का मुख है उसका, तो यही बोतल है मिट्टी की, टेराकोटा की बनी हुई, ठीक है, टेराकोटा की बोतल है ये प्याला, यानी मिट्टी का बना हुआ है, आप इस चीज को ध्यान रखना, टेराकोटा की बोतल, ठीक है, टेराकोटा यानी मिट्टी।
या इसको मैं कह सकता हूं गोमुख आकृति वाला प्याला मिला है। एक खिलौना टाइप का मिला है, एक पिंजरा है उसमें पक्षी है, ऐसा कुछ टेराकोटा का मिला है। एक पिंजरे में पक्षियों का टेराकोटा, टेराकोटा मतलब मिट्टी का काम, टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी का। तपाकर बनाते हैं इनको, उल्टी तपाई करके, ये टेराकोटा होती है। उसके अलावा यहाँ पर टेराकोटा का एक पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा भी मिली है। पंख फैलाए हुए बाज है, एक बगुला है, पंख फैलाए बगुले का टेराकोटा। बहुत सारे जीव मिले हैं टेराकोटा में। घोड़ा नहीं मिला है, ये आपको पता है। ऊंट नहीं मिला है, ऊंट के अस्थि पंजरी मिले हैं यहाँ पे। ऊंट का अगर टेराकोटा मिल जाता तो हम श्योर कह देते कि यहाँ ऊंट से परिचित है यहाँ के लोग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंदूरी चूल्हा मिला है। ये जो अपने खान पीन में है, वो मैं सामाजिक जीवन बता रहा हूँ। तंदूरी चूल्हे का उपयोग करते थे। तंदूरी चूल्हा जानते हो, एक भट्टी टाइप का चूल्हा होता है जो शादियों में देखा होगा, जिसके सबसे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, तंदूर की रोटियां वो चिपका के, वो होता है तंदूरी चूल्हा। तो वो चूल्हा यहाँ से मिला है। उसके अलावा यहाँ पर एक जो है कांच की मणियाँ टाइप में भी मिली हैं। कांच की मणियाँ भी मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक मानव का सर मिला है मिट्टी का। मिट्टी मतलब टेराकोटा का, मिट्टी का बना मानव सिर। ये मिट्टी का बने को क्या कह सकते हैं? मिट्टी के बने को कह सकते हैं मृण मर्त्य शब्द काम में लिया जा सकता है। मृण मर्त्य, मिट्टी का बना हुआ मानव सिर, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं, मिट्टी का बना हुआ, इस प्रकार का। अब यहाँ की सबसे मेन चीज है, यहाँ पर हमें जो है अलंकृत फर्श मिला है। क्या मिला है? अलंकृत फर्श। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अलंकृत फर्श मिला है। कैसा होता है अलंकृत फर्श? फर्श मतलब है जो नीचे, या मैं इसको कह सकता हूं अलंकृत टाइल्स है वो, अलंकृत ईंटें हैं वो। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में अलंकृत ईंटें किसी ने काम में नहीं ली। चित्रकारी वाली ईंटें किसी ने काम में नहीं ली, जो यहां पर मिली है। आप इनको अलंकृत फर्श, अलंकृत ईंटें, या मैं कह सकता हूं आधुनिक टाइल्स की तरह घरों में लगी हुई मिली है। बाकी जगह कच्चे जो है फर्श होते थे, मिट्टी का प्रयोग करते थे, यहां पर ईंटें, वो भी अलंकृत वाली। और इनमें जो डिजाइन थी उसे प्रतिच्छेदी व्रत का अलंकरण कहा जाता है। डिजाइन, मुख्य रूप से डिजाइन ये थी, और भी डिजाइनें थी, प्रतिच्छेदी व्रत का अलंकरण था। चित्रकारी वाली ईंटें कह सकते हो आप इनको, टाइल्स कह सकते हो। अलंकरण किस टाइप का था? जैसे ये टाइल्स हैं, ये टाइल्स जोड़ी हुई है, ईंटें जोड़ी हुई है, तो ईंटों की डिजाइन किस प्रकार की थी? ईंटें व्रत की आकार की थी। जैसे ये ऐसे जुड़ के ये व्रत बना रही है, टाइल्स एक डिजाइन बन जाती है, एक दूसरे को काट रही है। जैसे ये 4 ईंटें हैं, चारों की ये डिजाइन बनी, इसकी इसको मिलाया, इसको इसको मिलाया, तो क्या बन गया? ये इस प्रकार की ये डिजाइनें थी। तो 4 ईंट बनकर एक व्रत बन रहा है, एक दूसरे को काटने वाला, प्रतिच्छेदी, इस प्रकार की डिजाइनें थी। जैसे ये इधर की, ये इधर की, तो इधर की टाइल्स के साथ में ये डिजाइन बना लेगी, ऐसे डिजाइनों वाला था। ठीक है, ज्यादा दिमाग अपन को लगाना नहीं है। उसके अलावा यहां पर बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र मिले हैं। बच्चे की खोपड़ी, अलंकृत ईंटें केवल और केवल यहां मिली है और कहीं नहीं मिली है, इसलिए मैंने मोस्ट लगा दिया यहां पे। बच्चे की खोपड़ी मिली है, बच्चे की खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग इसमें प्रयोग करते थे शल्य चिकित्सा रिलेटेड, कुछ शोध कार्य करते थे मस्तिष्क के बारे में। तो यह शल्य चिकित्सा की जानकारी है एक तरह से। शल्य आपसे पूछे, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन,
कि कोई बच्चा मर गया होगा, उसके मरने के बाद में उसकी खोपड़ी की जांच वगैरह की होगी, इसमें 6 छिद्र मिले। इस क्रिया को कपाल छेदन कहा जाता है, कपाल छेदन क्रिया। एक खोपड़ी मिली है बच्चे की और उस खोपड़ी के अंदर क्या मिले हैं, 6 छिद्र मिले हैं खोपड़ी के अंदर। तो इस प्रकार से ये कपाल छेदन क्रिया बताती है। यहां तो 7 हो गए पर समझ जाना, कपाल छेदन क्रिया, या इसे कहा जाता है मस्तिष्क शोधन क्रिया, या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है हाइड्रोस्पोलिस क्रिया, हाइड्रोस्पोलिस क्रिया। तो ये यहां से प्राप्त हुई है, हाइड्रोस्पोलिस कह दो, कपाल छेदन कह दो, खोपड़ी से ये जानकारी मिलती है। अब इनका अपन बात करते हैं, इनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो इन लोगों का धार्मिक जीवन के बारे में थोड़ा सा देखें कि इन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, किस किस की पूजा करते थे। कोई खास धार्मिक जानकारियां यहां से मिली नहीं है, कुछ खास धार्मिक जानकारियों का उल्लेख यहां से नहीं हुआ है। तो धार्मिक में अगर अपन देखें तो यहां पर जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी को पूजते हैं, लेकिन यहां पर मातृ देवी की कोई भी प्रतिमा नहीं मिली है, मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली। कई गाइडों में ऐसा लिखा हुआ है कि यहां मातृ देवी की मूर्ति मिली है, बिल्कुल नहीं मिली है। यहां कालीबंगा से, हाँ, आपके हड़प्पा में मिली है मातृ देवी की, लेकिन यहां पर मातृ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर अपन को साक्ष्य मिलते हैं, एक तो अग्नि पूजा के। अग्नि पूजा के कैसे साक्ष्य मिल गए, याद आ गए तुम्हें? 7 अग्निवेदियां मिली थी ना किले के अंदर, चबूतरे के ऊपर। तो अग्निवेदियां 7 मिली थी, इसलिए अग्नि पूजा का तो हमें जानकारी मिलती है कि आपसे पूछ ले कालीबंगा के लोग हैं वो अग्नि पूजा करते थे, हाँ बिल्कुल करते थे। 7 अग्निवेदियां मिली थी अपन को। यहां पर एक सिंह का मानव, एक श्रृंगी, एक श्रृंगी मतलब एक सिंह का मानव मूर्ति, तो इसे देवता माना गया है। इसकी जगह एक सिंह का देवता भी लिखा जा सकता है, एक सिंह का देवता, का देवता, या एक श्रृंगी मानव की मृण मूर्ति। मृण का मतलब मिट्टी, मृण शब्द लिखा है तो हो सकता है ये इनका प्रधान देवता रहा हो। यहां पर क्या हुआ है, एक सिंह का मानव मिला है, ठीक है। उसकी एक मृण मूर्ति तो नहीं कह सकते, एक पट्टिका थी वैसे ये, ठीक है। अगर मैं इसको सही कहूं तो पट्टिका थी ये, यानी कि एक मिट्टी की पट्टिका मिली अपन को, एक पट्टी मिली मिट्टी की, उस मिट्टी पर एक व्यक्ति के अलंकरण किया गया है, एक व्यक्ति का अलंकरण किया गया है जिसके एक सींग है, ठीक है, कोई एक सींग है जिस पे, तो एक सींग की जो मोहर मिली है, हो सकता है वो इनका एक सींग वाला देवता हो, ठीक है। तो धार्मिक जीवन में ये 3 बातें ध्यान रखनी है। सत्य सत्य में लिखा है कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है, नहीं मिली है कालीबंगा में, सब जगह मिली होगी, यहां नहीं मिली है। एक श्रृंगी मानव, ठीक है, एक सिंह वाला मानव, एक सिंह वाला देवता भी कहा गया, उसकी मिट्टी की पट्टिका मिली है, 7 अग्निवेदियां मिली है। अब अपन बात करते हैं कि ये इतनी गजब की सभ्यता थी, आखिर इतनी शानदार सभ्यता हुआ करती थी, तो ये सभ्यता आखिर इतनी गजब की नष्ट कैसे हुई। अपन ने इसकी पूरी बातें कर ली है, अब ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नष्ट होने का क्या कारण इस सभ्यता का रहा। तो नष्ट होने का कारण देखो इस सभ्यता का, नष्ट होने का कारण, आखिर ये सभ्यता क्यों नष्ट हुई। नष्ट होने के कारण 2 बड़े निकलकर अपने सामने आते हैं कि एक तो यहां पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं क्योंकि मकानों में दरारें हैं, पहली चीज तो यहां भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो भूकंप के साक्ष्य मिले नंबर 1। ये क्वेश्चन आया भी था कि भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से, क्योंकि कालीबंगा के मकानों में दरारें हैं। दूसरा यह है कि जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी ने मार्ग बदल दिया हो, नदी ने
मार्ग बदल दिया हो, मार्ग बदलने से बदला, तो इससे हो सकता है कि एक स्थिति तो बाढ़ की बनी और बाद में सूखे की स्थिति बनी। तो इस कारण यहां के लोग यहां से पलायन कर गए। ठीक है, तो ये कारण रहा है कि भूकंप के साक्ष्य यहां से मिले हैं, तो मकानों में दरारें हैं, तो जो भूकंप आया होगा यहाँ के लोग डर गए होंगे, डर के यहां से पलायन कर गए होंगे, कुछ मर गए होंगे भूकंप में, ऐसा हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो सरस्वती नदी है, जो इनका मेन था, भाई जल ही तो जल रही है, जल के किनारे सभ्यता बसी है, तो बाढ़ आई होगी, उसने मार्ग बदल दिया होगा, तो इनको बड़ा नुकसान हुआ होगा। दूसरा हो सकता है कि वह सूखी हो गई होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे कारण रहे जिनसे, क्योंकि देखो हुआ क्या था, वहां पे कुछ बीबी लाल ने जब खुदाई कार्य करवाया तो कुछ ऐसे कंकाल देखे वहां पर जो कि भागने की मुद्रा में थे। कंकाल जो मिले हैं वो भाग रहे हैं, इसका मतलब है कोई आपत्ति आ गई है, विपदा आ चुकी है, इसलिए लोग भाग रहे हैं। तो हो सकता है या तो भूकंप आया है, क्योंकि शवों की भागने की पोजीशन है, हड्डियों की पोजीशन भागने वाली मिली है कंकालों की, तो कहीं ना कहीं हो सकता है या तो भूकंप आया हो या बाढ़ आई हो, जो इस बात का संकेत है। तो कुछ कंकाल भी यहां से मिले, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को पुष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर जो कुछ मानव कंकाल मिले हैं, मानव कंकाल, वो किसी किसी अज्ञात, जो अपन को तो ज्ञात नहीं है, अज्ञात आपदा, कोई आपदा आ गई होगी ऐसी, ठीक है, तो से भागने की मुद्रा में है, भागने की अवस्था में है, अवस्था में मिले। तो इससे कहीं ना कहीं कोई आपदा का तो पक्का संकेत अपन को मिल रहा है। गोपीनाथ शर्मा ने भी ये लिखा है कि ऐसी कोई चीज हुई है कि या तो ऐसा हुआ वो कि समुद्र की हवाएं हैं जो पहले इधर चलती थी, जो यहां बारिश लाती थी, अब वो हवाएं नहीं चल रही है, इसलिए जो नमी है वो वर्षा है वो यहाँ पर नहीं होती है, और हवाएं सूखी चलने लग गई, और धीरे धीरे यहाँ बारिश कम होने लग गई, और ये रेत के समुद्र में बदल गया। रेत का समुद्र मतलब आज थार का मरुस्थल बन गया। या ऐसा हुआ हो कि कोई ऐसी भूचाल या ऐसी घटना हुई हो जिसके कारण से क्या हुआ, वो ये कच्छ का रण का जो विस्तार था वैसा ही था, ये कच्छ का रण जैसा ही था, वाइट वाइट, ये रेत के समुद्र में बदल गया हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ रेत, भूचाल से रेत आई हो। कुल मिला के गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि ये मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ बारिश कम होने लग गई, या ऐसी कोई भौगोलिक घटनाएं यहाँ पर हुई कि जो कच्छ का रण है वो रेत से भर गया हो। जो भी है, उन्होंने कुछ संभावनाएं इसकी दिखाई है ये कि या जो नमी लाने वाली वर्षा की जो समुद्री हवाएं थी वो सब सूख गई हो, हवाएं सूखी चलने लग गई हो। तो इस बात की भी पुष्टि गोपीनाथ शर्मा करते हैं। तो नोट गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या है, वो ये कह रहे हैं कि या तो कोई भूचाल आया है, भूचाल से कोई भूकंप वगैरह, ठीक है, भूगर्भिक हलचल हुई है, ऐसी भूकंप वगैरह आया है से, या कच्छ का जो रण है, कच्छ का रण में रेत भर गई हो, ठीक है, रेत भर जाने से या ऐसा अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, या ऐसा हुआ हो कि जो जो समुद्री हवाएं चलती थी, या जो समुद्री हवाएं नमी का कारण बनती थी, नमी लाती थी, नमी लाती थी और वर्षा का कारण बनती थी, वर्षा का कारण बनती थी। अब वह सूखी चलने लग गई, सूखी चलने लगी, और कालांतर यानी बाद में
में यह क्षेत्र रेत के समुद्र में बदल गया। यहाँ के लोगों ने गंगा नदी के आसपास पलायन कर दिया होगा, निकल गए होंगे यहाँ के लोग, फिर यहाँ से पानी बिन सब सून, तो यहाँ से निकल गए होंगे। देखो जो कालीबंगा है उसकी जो खुदाई हुई है वो 5 स्तर के अंदर हुई है। कालीबंगा की खुदाई का स्तर भी 5 स्तरीय रहा है। तो यहाँ पर 5 स्तर की खुदाई हुई है। ध्यान रखना, आपसे पूछे तो 5 स्तर के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। 5 स्तर, 5 बार बसी है ये, ठीक है। इसका जो प्रथम और द्वितीय स्तर है, प्रथम व द्वितीय स्तर, जो सबसे नीचे का है, जो सबसे नीचे का स्तर पहली खुदाई का सबसे नीचे ऊपर की तरफ जाते हैं स्तर, तो नीचे जो अवशेष मिले हैं वो कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्राग हड़प्पा के अवशेष है। प्राग हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा कह दो या पूर्व सिंधु कह दो, एक ही बात है ये, यानी कि पूर्व सैंधव सभ्यता कह दो। यानी मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कालीबंगा के लोग हैं, ये कालीबंगा के लोग साथ के तो हैं ही, किनके साथ के हैं, सिंधु घाटी के, लेकिन ये उससे पहले बस गए थे, क्योंकि नीचे की स्तर है ना, जब खुदाई की पहला और दूसरा लेवल, तब उसमें कच्ची ईंटें मिली है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में है नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटें। इसका मतलब है जो नीचे वाले लोग हैं वो पुराने हैं, वो पहले बस गए थे। तो ये प्रमाण के साक्ष्य हैं, ध्यान रखना। नोट, कच्ची ईंटों की प्राप्ति पूर्व हड़प्पा के साक्ष्य हैं। इससे पता चलता है कि यह सभ्यता है वो पूर्व हड़प्पा की है, नीचे वाले 2 स्तरों से कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से इसके समकालीन अगर कोई रही है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस समय पूर्व हड़प्पा समकालीन, इस समय यानी नीचे का स्तर देखे ना इसका, जो पूर्व हड़प्पा को दिखाता है, तो पूर्व हड़प्पा एक क्षेत्र मिला है कोटदजी पाकिस्तान में। कोटदजी भी सिंधु घाटी का क्षेत्र है, और यहां पर भी जब नीचे खुदाई की गई तो यहां पर भी कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि जब कोटदजी पाकिस्तान में जिंदा था उस समय हमारा कालीबंगा भी था। फिर ये दोनों सिंधु घाटी के भी अंग रहे, जब सिंधु घाटी का निर्माण हुआ पक्की ईंटों का तब भी रहा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि पाकिस्तान के कोटदजी के समकालीन कौन रहा है, तो कोटदजी के समकालीन कहने का मतलब क्या है, पूर्व हड़प्पा। वो भी पूर्व हड़प्पा है, ये भी पूर्व हड़प्पा है। ये क्वेश्चन जबरदस्त आता है, लोगों को कारण नहीं पता, रटते रहते हैं बस। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। उसके अलावा अपन बात करें तो यहां पर जो कालीबंगा है, यहां पर एक म्यूजियम भी स्थापित कर दिया गया है। कालीबंगा में एक संग्रहालय भी स्थापित कर दिया गया है। तो कालीबंगा संग्रहालय की अगर अपन बात करें, कालीबंगा संग्रहालय म्यूजियम, कालीबंगा संग्रहालय, आप वहां पे जाओगे तो ये सब चीजें देख सकते हो, जो कि एक म्यूजियम में है, संग्रहालय में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई है। कालीबंगा के संग्रहालय की स्थापना 1985 के अंदर वहां पर म्यूजियम बना दिया गया है, 85 से। इस सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहा, सबसे बड़ी चीज आती है कि काल सीमा क्या रही, इस सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहा, काल सीमा क्या रही, कब से कब तक ये थी। अलग अलग विद्वान अलग अलग टाइम देते हैं, लेकिन अगर अपन लगभग एक आइडिया की तरफ चलें तो 1350 से 1750 ईसा पूर्व है। इसके आसपास कोई टाइम पीरियड देना तो वो सही मान लेना ऑप्शन के हिसाब से। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये कार्बन 14 पद्धति से निकाला गया है। रेडियो एक्टिव वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें आयु का पता कर लिया जाता है। तो कार्बन 14 पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है, एक रेडियो एक्टिव पद्धति है। इस पद्धति से पता लगाया गया है कि यह सभ्यता 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये लोग चले थे, कालीबंगा के लोग। यही सिंधु घाटी का टाइम पीरियड है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये मेन सिंधु घाटी का है, लेकिन ये सिंधु घाटी से भी पुरानी है। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन आता है कि इसके समकालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा के समकालीन। तो
इस हड़प्पा कह दो या कालीबंगा कह दो, एक ही बात है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का ही तो अंग है ना, तो कालीबंगा कह दो या कालीबंगा सिंधु घाटी का ही तो अंग है, तो हड़प्पा सभ्यता कह दो या सिंधु घाटी सभ्यता कह दो। तो कालीबंगा या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन कौन से राजस्थान में क्षेत्र हैं, ये क्वेश्चन आजकल जबरदस्त आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में और कौन से हैं जो कालीबंगा के समय थे, या मैं कह सकता हूं कालीबंगा खुद सिंधु घाटी का है, तो सिंधु घाटी के समय थे, हड़प्पा सभ्यता के समय थे। तो देखो कौन कौन से हैं, तो सब कालीबंगा के पास ही है। एक है पीलीबंगा जो कि आपका हनुमानगढ़ में ही है, हनुमानगढ़ पीलीबंगा। उसके अलावा एक है रंगमहल, रंगमहल भी कहां पर है, हनुमानगढ़ में ही है रंगमहल। उसके अलावा एक है बड़ोपल, बड़ोपल कहाँ है, बड़ोपल भी हनुमानगढ़ में ही है। तो यहां पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, या मैं कह सकता हूं कालीबंगा के समान अवशेष मिले हैं। उसके अलावा देखें तो अनूपगढ़ गंगानगर में, श्री गंगानगर में जो अनूपगढ़ है वो भी नजदीकी है। उसके अलावा एक बीकानेर में है पोंगल, वो भी कहीं ना कहीं इस संस्कृति की जानकारी दे रही है, इससे रिलेटेड ही है वहां पर अवशेष। उसके अलावा अबहोर नजदीकी है लेकिन ये पंजाब में पड़ जाता है। ये सब समकालीन है। पूरी संपूर्ण डिटेल मैंने दे दी है आपको। देखो रिवीजन करा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, और बाकी तो आपके पास वीडियो है, कितनी ही बार रिवीजन करो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कांस्य युगीन सभ्यता है ये। कांस्य युगीन का मतलब है कि इसमें कांसा काम में आया है, और ये सिंधु घाटी का अंग है, तो सिंधु घाटी तो खुद ही कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा किससे बनता है, तांबा और रांगा से बनता है। तांबा यानी कॉपर, रांगा यानी टिन। सर्वाधिक औजार कांसे के काम में नहीं लेते थे, कांसा का प्रवेश हो चुका है, कांसा बहुत महंगा है, बनाने की प्रक्रिया बहुत महंगी है। तांबे के ज्यादा औजार मिले हैं लेकिन कांसे का प्रवेश हो चुका है, ज्यादा सामग्रियां तांबे की है। तो ज्यादा तो तांबे की है, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की पिन, ये कोई खास बात नहीं। तांबे का बेल मिला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांसे का दर्पण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांसे का दर्पण मिला, कांस्य युगीन सभ्यता है तो कांसा काम में लिया जा रहा है, कांसे का यहां पर दर्पण मिला है, ठीक है। तो कब्र में मिला है ये। और इन लोगों को लोहे धातु की जानकारी नहीं थी, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ के लोगों को कौन सी धातु की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। थोड़ा सा कैमरे को सेट कर देता हूं मैं। आर्थिक जीवन, ठीक है। आर्थिक जीवन, तो पैसा क्या था इनका, कृषि, ठीक है। पैसा क्या था, कृषि था इनका। ध्यान रखना कालीबंगा के लोगों का मूल चीज पैसा कृषि ही था। हाँ उससे आधारित व्यापार जरूर कर रहे थे, लेकिन पैसा पूछे तो कृषि बताना है। जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये अच्छी तरह से विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य हैं, खेत के निशान मिले हैं इस प्रकार के, ठीक है। घग्गर नदी के बाईं ओर मिले हैं, तो मिलेंगे बाईं ओर ही मिलेंगे क्योंकि शहरी बाईं ओर ही है ये ध्यान रखना। नगर परकोटे के बाहर नगर के दक्षिण पूर्वी ओर मिले हैं। ये जो नगर का परकोटा है इसके इस ओर ये प्रमाण मिले हैं। ग्रिड पैटर्न की धारियां प्राप्त हुई है ये, ठीक है। 2 प्रकार के निशान मिले हैं यहां से, तो दोहरी खेती के प्रमाण मिलते हैं। गेहूं और जौ मुख्य रूप से हो सकता है वो करते हो, विद्वानों में थोड़ा मतभेद है, लेकिन अपने गवर्नमेंट की किताबों के अनुसार चलेंगे। वहां गेहूं और जौ का जिक्र है, प्रमुख खाद्यान्न भी गेहूं और जौ ही है। आर्थिक जीवन की बात कर रहे हैं तो व्यापार करते थे, तो बेलना मोहर मिली है मेसोपोटामिया की, ध्यान रखना। इसका मतलब है इनका कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से संबंध था। ऊंट के अस्थि पंजर, तो व्यापार में ऊंटों का प्रयोग होता होगा, तभी ऊंट के यहां अस्थि पंजर मिले हैं। कोई मूर्ति तो नहीं मिली, अस्थि पंजर मिला है यहां। मूर्ति मिलती तो अपन ऊंट को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, स्पेशल बताया कि मैंने ऊंट मिला है यहां। अगर मूर्ति मिलती तो स्पष्ट हो जाता ऊंट मिला है, अस्थि पंजर मिला है।
घोड़े की जानकारी यहाँ पे नहीं मिली है, कोई मूर्ति वूर्ति कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, ऊपरी स्तर पर कुछ इसके अस्थि पंजर मिले हैं ना, अभी अस्थि पंजर ही प्राप्त हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बाद में आए हों। विनिमय का साधन वस्तु लो वस्तु दो, कोई सिक्के विक्के नहीं थे। मर्द भांड वेरी इंपॉर्टेंट है, रंग लाल गुलाबी कह दो, ये तो सिंधु घाटी के मर्द भांड है तो ऐसे ही होते थे, तो सिंधु घाटी की विशेषताएं चल रही है। बर्तन का धरातल लाल रंग का था पूरा बर्तन, धारियां काली थी, विशेषकर कुछ में सफेद भी काम में लिया गया। पशु पक्षियों फूल पत्तों इनका भी चित्रण होता था, पत्तों का पत्तों का, ठीक है, पत्तों पत्ते हैं ये। सामाजिक जीवन की बात करें तो परिवार मात्र सत्तात्मक होता था। अंतिम संस्कार की प्रथाएं थी, 3 प्रकार की है। आंशिक शवादान, जिसमें शव को जंगल में छोड़ देते, जो बचता उसको दफना देते। पूर्ण शवादान, शव को दफनाते। कलश शवादान, जलाकर जो कुछ बचता उसको कलश में डाल के दफना देते। कब्र में मृद भांड रखते थे, बहुत सारे कब्रों में मृद भांड मिले हैं। कांसे का दर्पण भी प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये दफनाने के साथ में उनमें कुछ ना कुछ वस्तुएं भी रखते थे। एक खास बात देखो, कालीबंगा में एक युग्म शवादान मिला है, एक जोड़े को, स्त्री और पुरुष के जोड़े को, तो कहीं ना कहीं कुछ विद्वानों ने इसको सती प्रथा का प्रमाण भी कह दिया है। हाथीदांत की कंगी मिली है, बालों को सेट करने वाली हाथीदांत की। व्याघ्र के अंकन की मोहर मिली है, तो व्याघ्र शायद इस इलाके में ना हो, पर ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी व्याघ्र की मोहरें मिली थी, तो उससे कोई संबंध रहा हो। टेराकोटा, शंख और सेलखड़ी की चूड़ियां, चूड़ियां प्रॉपर यहां पर यूज, तभी कालीबंगा नाम है, चूड़ियां मिली है यहां पर। टेराकोटा जो मिट्टी के बनी हुई। एक बालकों के खेलने का मिट्टी का गडुलिया भी मिला है, जिसमें पहिए लगे हैं और आगे जानवर हैं, 2 जानवर हैं, ऐसा कुछ। बच्चों को दूध पिलाने वाला टेराकोटा बोतल, बच्चों को गोमुख आकृति का प्याला भी कह सकते हो इसको, इस टाइप का प्याला था जिसमें दूध डाल के बच्चों को पिलाते थे। एक पिंजरे में पक्षियों का टेराकोटा है, ऐसा भी मिला है। पंख फैलाते हुए एक बगुले का टेराकोटा है, चील बाज का टाइप का भी मिला है। बहुत सारे छोटे छोटे खूब मिले। तंदूरी चूल्हा मिला है यहाँ से, तंदूरी रोटियां बनाने वाला, ये मोस्ट है। कांच की मणियां मिली है। मिट्टी का एक मानव सिर प्राप्त हुआ है, मिट्टी की है, ठीक है। अलंकृत फर्श मिला है, अलंकृत ईंटें मिली है। बहुत ही गजब की विशेषता है, क्योंकि पूरी सिंधु घाटी में कहीं अलंकृत ईंटें नहीं थी। इंपॉर्टेंट है, ऐसी डिजाइन थी। प्रतिच्छेदी व्रत का अलंकरण इस टाइप का मैंने बता दिया। बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छिद्र मिले हैं। शल्य चिकित्सा की जानकारी है, यानी कोई सीख रहे होंगे काम, जिस क्रिया को कपाल छेदन या मस्तिष्क शोधन या हाइड्रोपोलिस कहा जाता है, ऐसी कुछ क्रिया यहाँ पर यूज में ली है इन लोगों ने। धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक इतनी जानकारी हमें कालीबंगा के लोगों की नहीं मिलती है। जहां सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र देवी उपासना की देवी थी, हो सकता है इनकी भी देवी हो, लेकिन यहां पर कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। अग्नि पूजा बिल्कुल करते थे, तभी 7 अग्निवेदियां यहां से मिली है। एक सींग वाला मानव, एक सींग वाला, उसको देवता भी कहा गया है। श्रृंगी मतलब सींग, एक मरण पट्टिका प्राप्त हुई है। नष्ट होने के कारण भूकंप के साक्ष्य यहां से मिले हैं। यह सभ्यता शायद भूकंप आने से, क्योंकि मकानों में दरारें हैं, और या हो सकता है सरस्वती नदी है उसने मार्ग बदल दिया हो, बाढ़ आ गई हो, सूखा पड़ गया हो, जो भी कुछ रहा हो, ये कारण है सभ्यता के नष्ट होने के। यहाँ पर कुछ मानव कंकाल ऐसे भी मिले हैं जो किसी आपात आपदा से भागने की अवस्था में है। कंकालों की डिजाइन, तो कोई आपदा आई होगी और दब गए, मर गए होंगे, कुछ भी ऐसा हुआ होगा, जो भी है। गोपीनाथ शर्मा तो कहते हैं कि पता नहीं क्या है, कोई भूचाल आया है, या कच्छ के रण में रेत भर गई है, या जो बारिश लाने वाली हवाएं थी वो सूखी हो गई, तो यहाँ सूखी हवाएं चलने लग गई, तो लोग यहाँ से चले गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ बंजर हो गई जमीनें, सूखा पड़ गया, तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है। कालीबंगा की खुदाई 5 स्तर में हुई है। प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर, ये प्राक हड़प्पा है। बाकी तृतीय और चतुर्थ और जो है ना, ये 5 स्तरों में हुई है। जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तर है ना, वहां से चतुर्थ
चतुर्थ और पंचम स्तर, वहां से जो है वो हड़प्पा समकालीन अवशेष मिले हैं। हड़प्पा समकालीन, हड़प्पा के साथ के, हड़प्पा सभ्यता के साथ के, और दो जो पुराने वाले स्तर हैं वो हड़प्पा से पहले के हैं। इसका मतलब ये हड़प्पा सभ्यता से पहले विकसित हो चुकी है। कालीबंगा संग्रहालय 1985 में स्थापित हुआ। काल सीमा देखें तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। रेडियो एक्टिव पद्धति कार्बन 14 पद्धति से ये निकाला गया है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा कह दो, कालीबंगा खुद हड़प्पा सभ्यता के साथ रही है ज्यादा समय, ठीक है। तो राजस्थान में पूछ ले कालीबंगा के समकालीन कौन थे, या हड़प्पा सभ्यता के और केंद्र कालीबंगा के अलावा कौन से थे, तो कालीबंगा के अलावा सिंधु घाटी के जो मुख्य केंद्र है वो कालीबंगा के आसपास देखें तो पीलीबंगा, हनुमानगढ़, रंगमहल, हनुमानगढ़, बड़ोपल, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर ये भी पास में है, पुंगल बीकानेर ये भी पास में है, और अबोहर पंजाब का भी पास में है। तो ये पूरा इलाका है वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का रहा इलाका, जिसमें कालीबंगा सबसे मेन है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूं बस वही याद करना है। अपना दिमाग, हर गाइड क्या होता है बेचने के लिए अलग अलग मैटर डालेगी, सेम डालेगा तो एक ही गाइड खरीदेगा, और एक गाइड अगला अपना संस्करण निकालेगी ना तो उसमें भी चेंजेस कर देगी। कितनी गाइडें खरीदोगे, कितनी किताबें खरीदोगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए, तो मेरे साथ जुड़े रहे। बस आपको कुछ नहीं खरीदना है, ना कोई किताब खरीदनी है ना कुछ, और एक कॉपी खरीदो और लिखो ये बस, और सिलेक्शन